दोस्तों भारत और चाइना के बीच में अगर कोई लड़ाई जैसे सिचुएशन बनता है तो सबसे पहले दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच में झड़प होने का संभावनाएं हैं। दोस्तों ऐसा अगर कोई झड़प भविष्य में कभी भी होता है तो माना जा रहा है कि एक तरफ जहां पे भारत द्वारा अपने सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा तो वहीं पे चाइनीज बेड़े में सबसे ज्यादा ताकतवर एयरक्राफ्ट J-20 को डिप्लॉय किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से J-20 का सामना भारत के राफेल और सुखोई 30 MKI का होगा। पर अब चाइनीज एक्सपर्टों का भी मानना है कि J-20 अभी भी इतना कैपेबल नहीं हो पाया कि भारत के सुखोई 30 या राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का सामना कर पाए। दोस्तों चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों को लेके चाइना का दावा यह है कि ये एक 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है और फिलहाल माना जा रहा है कि चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों को तिब्बत के रीजन में हाई ऑल्टीट्यूड में कई सारे टेस्ट के अंदर से गुजारा जा रहा है। संभावित चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्टों का टेस्ट चाइना के सबसे ऊंचे एयरपोर्ट दोचिंग एयरडिंग के नजदीक किया जा रहा है, जो कि समुद्र के सतह से 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई में स्थित है। और दोस्तों हाई ऑल्टीट्यूड में किसी भी एयरक्राफ्ट के परीक्षण के लिए ऐसा ऊंचाई स्थित एयरवेज काफी ज्यादा आवश्यक है और चाइना का ये सबसे ऊंचाई वाला एयरपोर्ट होने की वजह से ये J-20 के हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट के लिए एक सुइटेबल जगह भी है। पर कुछ चाइनीज रिपोर्टों में अब बताया जा रहा है कि J-20 एयरक्राफ्टों में हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन को लेके कई सारे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। दोस्तों किसी भी देश के लिए उसका उसी फाइटर एयरक्राफ्ट को सबसे रिलायबल कहा जा सकता है जो हर एक वेदर और जियोग्राफिकल कंडीशन में इस्तेमाल हो सके, चाहे वो समुद्र के सतह के लेवल पे हो या काफी ज्यादा गर्मी वाले डेजर्ट एरिया में हो। और चाइना के टेरेन को देखा जाए तो चाइना के रीजन में हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन भी महत्व रखता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में ही चाइना और भारत का बॉर्डर शेयर है। ऐसे में अगर J-20 एयरक्राफ्ट हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में मुश्किलों से गुजर रहा है तो इन एयरक्राफ्टों को कतई ही चाइना के एक रिलायबल एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं देखा जा सकता। दोस्तों हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में एयरक्राफ्टों को कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑल्टीट्यूड की वजह से एक्सट्रीम वेदर और हवा का दबाव कम होना। दोस्तों हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में हवा काफी पतला होता है और इसमें ऑक्सीजन का मात्रा भी काफी कम होता है। पर दोस्तों जेट इंजन को स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है और अगर किसी एयरक्राफ्ट को स्पेशली ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में और एक्सट्रीम ठंड में ऑपरेशन करने के लिए डिजाइन ना किया गया हो तो नॉर्मल एयरक्राफ्ट ऐसे ठंड वाले एरिया में या हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट नहीं हो सकता। और चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट को भी लगभग इसी तरीके के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों इवन चाइना का मुश्किल तब और बढ़ गया है जब भारत के एयरफोर्स में इंडिया के इन्हीं कंडीशनों को देखते हुए स्पेशली मॉडिफाई किया हुआ राफेल एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत द्वारा जो 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है उनमें इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन किया गया है, जिनमें यह भी ध्यान में रखा गया है कि इन एयरक्राफ्टों को हाई ऑल्टीट्यूड मतलब हिमालयन रीजन में कैसे डिप्लॉय किया जा सके और एयरक्राफ्टों को हाई ऑल्टीट्यूड में इस तरीके का कोई भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स में जो सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी हाई ऑल्टीट्यूड में इस्तेमाल होने में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है और भारत द्वारा बीते 2 दशकों से ऐसे एयरक्राफ्टों को लगभग अपने हर एक एयरवेज या एयरवेज के नजदीक इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा J-20 एयरक्राफ्टों के सामने और एक बड़ा मुश्किल ये है कि चाइना के ज्यादातर एयरवेज बॉर्डर से काफी दूर मतलब तिब्बत के रीजन में है, जहाँ से एयरक्राफ्टों को बॉर्डर तक फ्लाई करके जाके ऑपरेशनों को अंजाम देने में काफी ज्यादा फ्यूल का खपत भी होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर इंडिया के एयर बेसेस को देखा जाए तो ये बॉर्डर के काफी नजदीक होने की वजह से जल्द और आसानी से कम फ्यूल के खपत से बॉर्डर तक जाके अपने ऑपरेशनों को अंजाम दे सकेगा। दोस्तों इसके अलावा चाइनीज एयरफोर्स का और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज एयरफोर्स के पायलटों को इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इवन चाइना के द्वारा बीते कई दशकों तक कोई भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया गया और चाइना के एयरफोर्स तो अब तक पूरा अपने इतिहास में कभी भी कोई लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। इवन दोस्तों चाइना के साथ दुनिया के ज्यादातर देशों के विवाद होने की वजह से चाइना एडवांस तरीन देशों के एडवांस फाइटर एयरक्राफ्टों के खिलाफ ज्यादा अभ्यास नहीं कर पाता है। इसी वजह से चाइनीज एयरफोर्स के पायलटों का भी अन्य देश के एयरफोर्स के खिलाफ ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों अगर भारत और चाइना के बीच में कोई भी झड़प होगा तो संभावित चाइना द्वारा अपने J-20 एयरक्राफ्टों को कभी न इस्तेमाल किया जाए, बल्कि इसके जगह में चाइना अपना सुखोई 35 या सुखोई 30 MK के जैसे रशियन मेड फाइटर एयरक्राफ्टों का ही इस्तेमाल करे। जबकि थोड़ा बहुत संभावना है चाइना के J-16, J-11 और J-10 जैसे कॉपी किया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों का भी है, क्योंकि इनमें रशियन ओरिजिन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। चाइना अपने J-7, J-8 या फिर JH-7 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को इन एरिया में कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि एयरक्राफ्टों के पास रेंज को लेके काफी ज्यादा मुश्किलें हैं और इतना लंबे रेंज तक ये 3 एयरक्राफ्ट जाके ऑपरेशनों को अंजाम नहीं दे सकता। दूसरी तरफ अगर इंडिया के राफेल एयरक्राफ्टों को ही खाली देखा जाए तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अब तक कई सारे लड़ाइयों में हिस्सा ले चुका है, चाहे वो सीरिया में चलने वाले लड़ाई हो या फिर अफगानिस्तान के लड़ाई। और दोस्तों लड़ाई से हासिल ये होता है कि एयरक्राफ्टों के खामियां और खूबियों के बारे में एयरफोर्स और कंपनियों को जानने का मौका मिलता है, जिससे एयरक्राफ्टों को आधुनिक से आधुनिकतर बनाया जा सके। फ्रांस द्वारा इसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए राफेल एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट को इतना ताकतवर बनाया गया है कि मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में ये रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के तुलना में आगे है। और दोस्तों यही मैन्यूवरेबिलिटी इन एयरक्राफ्टों को क्लोज कॉम्बैट लड़ाई में अन्य एयरक्राफ्टों से आगे रखता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राफेल एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कम फ्यूल में सुपरसोनिक रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जो इन एयरक्राफ्टों को चाइना के किसी भी अन्य एयरक्राफ्ट चाहे वो J-10, J-11 या सुखोई 27 जैसे एयरक्राफ्ट हो, इससे काफी गुना ज्यादा मजबूत बनाता है। दूसरी तरफ राफेल में इस्तेमाल होने वाला हथियार इसे और एक दर्जे में चाइनीज एयरक्राफ्टों से आगे रखता है। राफेल एयरक्राफ्टों में मीटियोर जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे लेके मानना यह है कि यह दुनिया के सबसे ताकतवर एयर टू एयर मिसाइल है। और दोस्तों ये एक डुअल पल्स रडार गाइडेड जेट इंजन की मिसाइल है जो 120 से 160 किलोमीटर तक किसी भी एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ इन मिसाइलों को जैम करना भी लगभग नामुमकिन है। इवन दोस्तों अगर चाइना के इतिहास को ही देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि साउथ चाइना सी के अंदर जो टेंशन चल रहा है उस दरमियान अमेरिका के डिप्लॉयमेंट के अगेंस्ट में चाइना द्वारा जब अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया गया था तो चाइना की तरफ से अपने डोमेस्टिक एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं बल्कि रशिया से खरीदा हुआ सुखोई 30 MKK और सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का ही डिप्लॉयमेंट किया गया था। और दोस्तों ये डिप्लॉयमेंट ये भी दर्शाता है कि चाइना के डोमेस्टिक मेड फाइटर अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्टों का सामना नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर भारत के राफेल या सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को भी देखा जाए तो ये ऑलरेडी कई सारे एक्सरसाइज में अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों का सामना कर चुका है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो भारत के पास अमेरिका जैसे देशों के फाइटर एयरक्राफ्टों का सामना करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जबकि दूसरी तरफ चाइना अभी भी इस तरीके के एक्सपीरियंस से काफी पीछे है। राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे आप किसी भी अमेरिकी ओरिजिन एयरक्राफ्टों के साथ आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और ये अमेरिकी F-15, FA-18 सुपर हॉर्नेट या F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी आगे है। इवन रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि राफेल एयरक्राफ्ट एक एक्सरसाइज के दरमियान अमेरिका के स्टेल्थ F-22 एयरक्राफ्टों को भी हरा चुका है। और दोस्तों इससे ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि राफेल एयरक्राफ्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के खिलाफ भी कितना ज्यादा कारगर है, और जो F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को शिकस्त दे सकता है तो उसके सामने चाइना के J-20 कुछ भी नहीं है। पर दोस्तों एयरक्राफ्टों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने वाले पायलट। और दोस्तों इंडिया के सोल्जर्स और चाइना के सोल्जर्स के अंदर कितना अंतर है ये सब आप लोगों को पिछले साल के गलवान वैली के झड़प के बाद पता चल गया होगा कि कैसे भारत के 20 सैनिकों ने चाइना के मोम के पुतले जैसे 100 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए थे। और दोस्तों आर्मी के जैसे इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को भी इतने कड़े ट्रेनिंग से गुजारा जाता है कि शायद ही चाइनीज एयरफोर्स के पायलट इंडियन एयरफोर्स के पायलटों के सामने टिक सके। इवन इसके अलावा भारत के जितने एयरबेसेस हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में है, चाइना के उसके अंश बराबर भी एयरबेसेस इतने हाई ऑल्टीट्यूड में नहीं है। इवन दोस्तों खाली हाई ऑल्टीट्यूड में एयरबेस होना ही एकमात्र इंपॉर्टेंट बात नहीं, बल्कि यहाँ पे एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट और एयरफोर्स के पायलटों के 365 दिन ट्रेनिंग भारत के पायलट और एयरक्राफ्टों को काफी ज्यादा मजबूत बनाता है। इवन ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रेनिंग करते हुए इंडियन एयरफोर्स के पायलट इतना ज्यादा कुशल हो चुके हैं कि किस तरीके से ठंड भरे बर्फीले और हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में तुरंत जवाब दिया जाता है या क्विक रिस्पॉन्स दिया जाता है, ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट के अलावा शायद ही किसी और देश के पायलटों को पता हो। इवन हाई ऑल्टीट्यूड और माउंटेन वॉरफेयर को लेकर पहले भी रशिया और अमेरिका जैसे देशों की तरफ से खुलासा किया गया है कि भारत कितना ज्यादा कड़ा ट्रेनिंग के बदौलत ऐसे वॉरफेयर में महारत हासिल किया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में जहाँ पे एक तरफ चाइना के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरक्राफ्टों के सामने कमजोर है, तो वहीं पे दूसरी तरफ चाइना के सोल्जर भी नाजों से पाला हुआ मोम के पुतले जैसा ही है, जो सिर्फ प्रोपागेंडा में ही अन्य देशों से ताकतवर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।